घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुने। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। दोस्तों, हमारी आज की पहली कहानी मयंक की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मयंक है। ये घटना हम लोगों के साथ घटी थी। ये बात 2011 की है। उस समय मैं और मेरे 3 दोस्त, हम कुल मिलाकर 4 लोग थे। चारों ही कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे थे। तभी मेरे एक दोस्त ने एक माउंटेन वाली जगह के बारे में हमें बताया। कहने लगा कि यार मयंक, वहाँ पर चलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें वहाँ के बारे में सुनी है। तभी दूसरा दोस्त कहने लगा कि यार अगर इतना दूर जा ही रहे हैं तो क्यों ना वहाँ पर कैंपेन कर लेते हैं, हमें बहुत मजा आएगी। बात यूँ थी कि मुझे कैंपेन नहीं करना था, लेकिन वो लोग जिद कर रहे थे, इसीलिए मैंने भी हाँ कर दिया। वो जो माउंटेन एरिया था वो हमारे घर से कुछ 250 किलोमीटर की दूरी पर था। तो हम लोगों ने सोचा कि रात में अगर 12 बजे निकलेंगे, मॉर्निंग में 6 बजे तक पहुंच जाएंगे और फिर वहां पर पूरा दिन रहेंगे। लेकिन एक दोस्त कहने लगा कि यार मयंक, जब जा ही रहे हैं और वहां पर कैंपेन करना ही है तो क्यों ना आराम से निकलते हैं। मैंने कहा मतलब? वो कहने लगा कि हम सुबह निकलेंगे। सुबह में निकलेंगे तो हम वहां पर शाम तक पहुंच जाएंगे। शाम में पहुंचने के बाद कैंपेन करेंगे, अगले दिन पूरा वहां पर रहेंगे और फिर वहां से रात में निकल कर आ जाएंगे। मुझे उसका ये प्लान भी ठीक लगा। मैंने कहा बहुत अच्छा है, एक रात घर पर हमें और अच्छे से सोने मिलेगा। सभी लोग इस पर मान गए। जिस दिन अब हमें जाना था वो दिन आखिर आ ही गया। सुबह में 11 बजे उठने के बाद मैंने सभी लोगों को कॉल लगाया तो सभी लोग तैयार थे। लेकिन उसमें से एक दोस्त था, उसके घर पर कुछ अचानक से प्रॉब्लम हो गई थी। उस वजह से वो कहने लगा कि थोड़ा समय मुझे और दे दो। वो थोड़ी देर करते करते शाम की 4 बजा दिया। अब हमें 4 बजे अपने घर से निकलना पड़ा। हम जानते थे कि पहुंचने में हमें 6 घंटे तो लगने ही हैं। रात के कुछ 11 बजे के आसपास हम उस जगह पर पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था। वहां पहुंचने के बाद हमें तो बहुत भूख लगी थी। हम सब सामान लेकर ही गए थे। रात में हमने थोड़ा स्नैक्स भी लिया था खाने के लिए। मेरा दोस्त कहने लगा कि चलो मैं कुछ बना देता हूँ। मैगी निकाला और खाने के लिए उसने और भी कुछ सामान निकाला। हम लोग जो भी सामान लेकर गए थे वो सब रेडी टू ईट वाला खाना था, यानी कि बस निकालो और उसे पानी में डालकर गर्म करके खा लो। अब हम लोग खाना भी खा चुके थे। वहां बैठकर हम हंसी मजाक कर रहे थे। माउंटेन एरिया था तो इसीलिए ठंड भी लग रही थी। बॉनफायर लगाकर आग के सामने बैठे हुए थे। अचानक मेरा एक दोस्त कहने लगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। 6-7 घंटा गाड़ी में बैठकर मेरा पूरा शरीर टूट रहा है, मैं जाकर सो जाता हूँ। तभी हम तीनों ने कहा, इतना दूर यहाँ पर तू सोने के लिए आया है क्या? थके तो हम भी है, अब एंजॉय करने आए हैं, कल तो यहाँ से चले जाएंगे, थोड़ी देर बैठ जाए यहाँ पर। वो हमारी बात मान लिया। कहने लगा ठीक है, मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। टेंट के पीछे बिल्कुल खाली एरिया था। वो वहां पर बाथरूम करने गया और कुछ ही देर में वहां से आ गया। उसके बाद हम लोगों ने तो एक ही बड़ा सा टेंट लगाए थे, तो सभी 4 के 4 उसी टेंट में अंदर जाकर लेट गए और लेट कर फिर बात करने लगे। कुछ ही समय बीता था कि मेरी आंख लग गई। मेरे साथ मेरा जो दूसरा दोस्त था वो भी सो गया, जिसे नींद आ रही थी। बचे 2 दोस्त। ये दोनों मोबाइल में शायद गेम खेल रहे थे या क्या कर रहे थे पता नहीं। तभी एक दोस्त को उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया। वो उससे बात करने लगा और उसके बाद हमारा तीसरा दोस्त भी सो गया। फिर बात करते करते, यानी कि चैट करते करते, उसने कहा कि मैं कॉल करती हूँ। ये कॉल पर जब बात कर रहा था तो नेटवर्क इशू था, इसीलिए इसे टेंट खोलकर बाहर निकलना पड़ा। जब ये टेंट खोलकर बाहर निकला तो ये बताता है कि शुरू में तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसके बाद दूर मैंने एक बड़ा सा कंकाल देखा। हम लोगों ने उससे कई बार पूछा भी कि तूने कंकाल सच में देखा था? वो कहने लगा कि हाँ, मैंने कंकाल देखा। दोस्तों, अब मैं सीधा आगे की घटना आप लोगों को बताता हूँ। हम लोगों को कुछ आधे एक घंटे के बाद एक जोर की चीख सुनाई दी, जिसके बाद हम
तीनों दोस्तों की आंख खुल गई और हम तीनों के तीनों भागे दौड़े उस दोस्त के पास पहुंचे। जब वहां पहुंचे और पहुंचकर देखा तो वो काफी ज्यादा परेशान था और इधर उधर घबराया हुआ भाग रहा था। हम लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है। वो बस घबरा कर एक ही चीज कह रहा था कि मुझे टेंट तक लेकर चलो। हम लोगों ने उसे उठाया। अब उसमें चलने की भी हिम्मत ताकत नहीं बची थी और उसे टेंट तक ले आया। वहां आने के बाद उसने बताया कि तुम लोगों को पता भी है कि हम कहाँ फंस गए हैं, चलो हम अभी के अभी निकलते हैं। इतना कहकर वो बुरी तरह से वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। हमें समझ में नहीं आया कि इसे क्या हो गया या इसने क्या देख लिया। जब कुछ समय के बाद, शायद सुबह के 4 बज चुके थे, उसे होश आया। होश आने के बाद वो जोर से चीखने चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से ले चलो। हमें समझ में नहीं आया कि इसे अचानक क्या हो रहा है। हम उसे देखकर कहने लगे कि बात क्या है, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है, हमें बताएगा कुछ। वो कहने लगा कि अभी के अभी यहाँ से भाग जाना ही ठीक है। हमने कहा कि सुबह हो चुकी है, अब डरने की कोई बात नहीं। फिर उसने बताया कि पिछली रात में उसने कंकाल को देखा। हमने कहा कि कंकाल, किसका कंकाल। वो कहने लगा कि पहले मैंने दूर एक बड़ी सी परछाई देखी, मुझे लगा कि शायद किसी आदमी की परछाई है। फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे वो करीब आ रहा है, उसका बहुत बड़ा शरीर था और फिर एकदम से उसका शरीर बदलकर एक कंकाल का रूप ले लिया और उसके कंकाल पर कई सारी जगहों पर खून के छींटे थे। बस इतना देखना था कि मैं घबरा कर वहां से जोर से चीख लगाया और तुम लोग आ गए। हम लोगों ने जब ये बात सुनी तो हम भी घबरा गए। हमने कहा कि ठीक है, हम अभी ही निकलते। सारा सामान पैक करने में और सब कुछ करने में हमें 1-2 घंटा लग गया। तब तक सुबह के 6 बज चुके थे। जब नीचे उतरे और उस घटना के बारे में लोगों से पूछा, तब बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ, पहाड़ पर कई बार आत्माओं को देखा गया है और कई बार लोगों को उस आत्मा ने परेशान भी की है। वो आत्मा अलग अलग चीज़ों का रूप लेती है और लोगों को परेशान करती है। हमने जब ये बात सुनी, सच में हमारी रूह कांप गई और हम ये सोचने लगे कि आज तो भगवान ने हमें बचा लिया, दोबारा ऐसी जगह पर कभी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मयंक की कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी श्रेया ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम श्रेया है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये मुझे मेरी आंटी ने बताई थी। अब घटना पर आती हो। बात कुछ साल पुरानी है, जब मेरी आंटी एक गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन का काम किया करती थी। वो वहीं पर हर साल रुककर बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी। उन्होंने शादी नहीं की थी। जो गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां आती थी, वो उन्हीं को अपने बच्चे समझते थे। एक बार मेरी आंटी बताती है कि हुआ कुछ ऐसा, सभी लोग छुट्टियों के दौरान अपने अपने घर पर चले गए थे। छुट्टियां काफ़ी लंबी थी, 1 महीने की छुट्टी थी। हर बार ही ऐसा होता था। वो 1 महीने की छुट्टी में आंटी हमारे घर पर आ जाती थी और उसके बाद जब हॉस्टल खुलता तो वो चले जाती। लेकिन उस साल उन्हें हॉस्टल में रुककर कुछ काम करवाना था, जिस वजह से वो वहीं पर रुकी हुई थी। हॉस्टल 3 माले का था। मेरी आंटी बताती है कि जब वो हॉस्टल में रुकी हुई थी, तभी जो ग्राउंड फ्लोर का एकदम लास्ट कमरा था, उसमें 2 बच्चियां रुकी हुई थी। उनमें से एक लड़की अपने घर पर चले गई। हॉस्टल देखते ही देखते पूरा खाली हो गया था, लेकिन उसमें जो एक लड़की बची हुई थी, उसने साफ मना कर दिया अपने घर पर जाने के लिए। जब उसे पूछा गया तो वो कहने लगी कि मेरे घर पर मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी थी और अब सिर्फ मेरे पापा और मैं ही हैं। मेरे पापा भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसीलिए कई बार वो रातों को घर पर भी नहीं आते। मैं वहाँ पर भी बोर हो जाती हूँ और पापा मेरे बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। इस वजह से उन्हें छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। मुझे मेरे पापा से डर बहुत लगता है। मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं यहीं पर बहुत अच्छे से रह लूँगी। आंटी ने भी उसकी जब ये बात सुनी तो उन्होंने मना नहीं किया। वो कहने लगी कि ठीक है, अच्छा है, मुझे भी कंपनी हो जाएगी। आंटी बताती है कि पूरे हॉस्टल में ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ वो एक लड़की और मैं, हम 2 ही लोग थे। इसीलिए हम लोगों ने जो मेस में खाना मिलता था उसे भी बंद करवा दिया था 1 महीने के लिए
और हम लोग अपना खाना खुद ही बनाकर खा लेते थे। फिर एक रात की बात है, कुछ 4 या 5 दिन हो जाने के बाद आंटी अपना अलग कमरे में सोती थी और वो लड़की अपने वाले रूम में सोती थी, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर एकदम कोने वाला कमरा था। आंटी को उसके रूम से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। आंटी जल्दी से उठी और भागकर उसके कमरे में गई। जाकर देखने लगी कि यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, क्या हुआ। वो लड़की बहुत डरी हुई सहमी हुई बैठी थी। जब आंटी ने उससे पूछा कि क्या बात है, तब वो कहने लगी कि बात कुछ ऐसी थी कि अचानक से मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसा कि कमरे के बाहर कोई चल रहा है बिना चप्पल के। उसके चलने की आवाज़ मैं बिल्कुल साफ साफ सुन पा रही थी। इसके बाद में मैंने देखा कि वो लड़की या जो भी बाहर चल रहा था वो ठीक मेरे दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसकी परछाई मैं अपने रूम में बिल्कुल साफ देख रही थी, यानी कि दरवाजे के नीचे का जो गैप होता है उसमें से देखकर ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहा था कि बाहर कोई खड़ा है और उसकी परछाई वो नीचे दरवाजे की जगह से अंदर घर के आ रही थी, यानी कि कमरे के अंदर आ रही थी। मुझे एक बार को ऐसा लगा कि शायद आप ही हो। जब मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि परछाई अब भी मेरे कमरे में थी और वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसा कोई खड़ा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं ये देखकर डर गई, क्योंकि जब कोई खड़ा ही नहीं है तो उसकी परछाई कैसे आ सकती है। और उस हॉस्टल में सिर्फ हम दोनों के अलावा तो कोई नहीं था। फिर ये परछाई किसकी थी। इसके बाद मैंने अपना कमरा डर के मारे बंद किया तो मैंने देखा कि कमरे के अंदर से मुझे किसी की खुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। मानो यूँ लग रहा था जैसा कि कोई बात कर रहा है। आंटी ने उससे कहा कि हो सकता है तुमने कोई सपना देखा होगा या तुम्हारा वहम होगा। आंटी उसे समझाने की बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। उसे बस यही लग रहा था कि मैंने जो भी देखा वो बिल्कुल सच था। उल्टा वो आंटी से जिद करने लगी कि जब मैं सोई नहीं तो मैं सपना कैसे देख सकती हूँ। अब मेरा वहम तो परछाई के लिए हो सकता है, लेकिन जो फुसफुसाने की आवाज़ मैंने सुनी हो मैं उसे कैसे भूल जाऊँ। आंटी ने वो रात उसे अपने कमरे में ले जाना ही ठीक समझा और अपने कमरे में ले जाकर उसे वहाँ पर सुला दिया। अगली सुबह फिर से आंटी हॉस्टल के काम में बिजी हो गई और वो अपनी पढ़ाई में और दूसरी चीज़ों में बिजी हो गई। अब वो रात वो अपने कमरे में जाकर सोई। आंटी बताती है कि वो रात भी करीब 12:30 बजे फिर से उसी कमरे से उस लड़की की ज़ोरों से चीखने चिल्लाने की आवाज़ मैंने सुनी। जब मैंने आवाज़ सुनी तब मैं उठकर दौड़ते हुए उसके कमरे में गई। वहाँ जाकर मैंने देखा कि वो अब डर की वजह से काँप रही थी। मैंने उससे कहा कि आज भी तूने वैसा ही कुछ देखा क्या। वो सिर्फ हाँ में मुंडी हिलाते हुए बाहर स्टेयरकेस की ओर इशारा कर रही थी। जब आंटी ने वहाँ सीढ़ियों पर जाकर देखा तो पाया कि वहाँ पर कोई नहीं था और कुछ भी नहीं था। आंटी ने कहा कि वहाँ तो कोई नहीं है। फिर उस लड़की ने दोबारा बताया कि आज भी मेरे साथ वैसा ही हुआ। और फिर मैंने देखा कि एक लड़की खुले बालों के साथ, उसके सफ़ेद रंग के कपड़ों पर कुछ लाल खून के धब्बे थे और वो उसी सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। वो इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी कि जिसकी हद नहीं। जब मैंने उसे आवाज़ लगाकर पूछा कि कौन हो तुम, तब उसने अपना चेहरा ऊपर किया, लेकिन घने बालों की वजह से जो कि उसके चेहरे को छुपा रहे थे, उसमें उसका चेहरा बराबर तो नहीं दिखा। पर हाँ, उसने अपनी जेब अपने मुंह से बाहर निकाली। उसकी जेब गले तक बाहर निकली थी, यानी इतनी लंबी जेब किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती है। यह देखकर मैं डर गई और इसीलिए मैंने ज़ोर से चीख लगा दी। आंटी ने वो दिन भी उसे दिलासा देते हुए कहा कि ये तेरा वहम होगा या तू बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है। एक काम कर, चल आज भी तू मेरे ही कमरे में मेरे ही साथ सो जाना। उस रात भी वो आंटी के कमरे में जाकर आंटी के साथ सो गई। अगले दिन से 2-4 दिन तक वो आंटी के ही कमरे में सोई। फिर आंटी ने उससे कहा कि जब तुझे ठीक लगेगा तभी ही तू अपने कमरे में जाना, या फिर रुक जा, जब तक कि हॉस्टल की लड़कियां वापस नहीं आ जाती तब तक तू वहाँ पर मत जा।
उसने भी इस बात को मान लिया और कहने लगी कि ठीक है, मैं यहीं पर आपके ही साथ रुकूंगी। जब तक वो आंटी के साथ उनके कमरे में रही तब तक सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक थी। फिर कुछ दिनों के बाद हॉस्टल खुला और सभी लड़कियां अब हॉस्टल में आ चुकी थीं। जो ये लड़की थी ये भी जाकर अपने ही कमरे में रहने लगी, वो दूसरी लड़की के साथ। कुछ 4-5 दिन बीते होंगे कि फिर से उसे वैसा ही सब कुछ महसूस होने लगा। वो आंटी से आकर कहने लगी कि मैं जब रात में सोती हूँ तो ऐसा लगता है कि कमरे में कोई इधर से उधर घूम रहा है। उसके चलने की आवाज़ मुझे सुनाई देती है, मैं उसे महसूस कर पाती हूँ लेकिन देख नहीं पाती। आंटी ने उसे समझाया कि इतने साल से ये हॉस्टल है, यहाँ पर कभी ऐसा नहीं हुआ, ये तेरा वहम ही होगा। वो कहने लगी कि नहीं, मेरा वहम 1 बार या 2 बार होगा, इतनी बार वो चीज़ें हुई है कि अब मेरा दिल नहीं मानता कि वो सब वहम है। आंटी उसे बहुत समझाई और कहने लगी कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तू मेरे ही कमरे में मेरे साथ सोया कर। वो कहने लगी कि नहीं, मुझे आपके साथ भी नहीं अच्छा लगता है सोने, क्योंकि आंटी का जो कमरा था वो बहुत छोटा था और उस छोटे से कमरे में दोनों को एडजस्ट करके सो पाना ये थोड़ा मुश्किल था। और वो जिद करके अपने ही कमरे में जाकर सोने लगी। अगली रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। अगली रात में जब वो लड़की सो रही थी तब फिर से ऐसा महसूस हुआ जैसा कि कमरे में कोई सो रहा है और उसकी आवाज़ बिल्कुल वो साफ सुन पा रही थी। वो एकदम से उठकर अपने पार्टनर को चेक करने लगी कि कहीं वो सोते हुए आवाज़ तो नहीं निकाल रही, लेकिन वो घर्राटों की आवाज़ उसकी नहीं थी। उसने उठकर अपने आसपास देखा पर कुछ नहीं था। फिर अगले ही पल अब उस कमरे में किसी के चलने की आहट महसूस होने लगी। वो बस चुपचाप आंख खुली रखकर लेटी हुई थी और शायद देखना चाह रही थी कि कमरे में कौन है और ये सब कौन करता है। अभी ये सब चल ही रहा था कि अचानक उसने देखा कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरे से वही लड़की जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था वो बाहर निकली। अजीब बात यह थी कि कमरे में अगर एक और लड़की थी तो वो अब तक दिखी क्यों नहीं, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला बाहर की रोशनी में उसने साफ देखा कि वही लड़की कमरे से बाहर निकल रही है। वो भी एकदम धीरे से उठी और उस लड़की का पीछा करने लगी। फिर वो बताती है कि मैं देखने लगी कि ये क्या करती है। वो धीरे धीरे स्टेयरकेस ऊपर की ओर चढ़ने लगी और मैं भी उसका पीछा कर रही थी। तीसरे माले पर जाने के बाद जब एकदम अंधेरा था, वहाँ कोई नहीं रहता था, वो टेरेस की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मैं भी उसका पीछा ही कर रही थी ये देखने के लिए कि ये कहाँ जाती है। टेरेस पे जाने के बाद वो लड़की कहीं गायब हो गई। टेरेस से कोई लड़की कैसे गायब हो सकती थी? अगर वो कूदती ऊपर से तो भी पता चल जाता, लेकिन वो तो कहीं गायब हो गई। उसके बाद उसने ये पूरी घटना आंटी को बताई। जब आंटी ने ये घटना सुनी तो आंटी कहने लगी कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इतने साल से इतनी लड़कियां यहाँ पर रहती है, लेकिन ये सब तुझे ही दिख रहा है और तुझे ही महसूस हो रहा है। एक काम कर, अगर तुझे नहीं जमता है तो ये हॉस्टल छोड़कर चली जा। वो कहने लगी कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पापा ने यहीं की फ़ीस बहुत मुश्किल से भरी है। और वो आंटी से बहस करने लगी कि नहीं, मुझे यहीं पर रहना है, बस ये जो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है आप इसे दूर करो। ये सब चल ही रहा था कि अचानक उसकी रूम पार्टनर पीछे से आई, आकर कहने लगी कि ये जो भी बोल रही है ये बिल्कुल सच है, क्योंकि कल रात जब दरवाज़ा खुला तो दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ मैंने भी सुनी, और जब दरवाज़ा खुला था तब मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि कमरे से कोई तो बाहर गया, लेकिन मुझे तो ये लग रहा था कि जो मेरी फ्रेंड है, जो मेरे साथ रूम में रहती है, शायद वो बाहर गई है। मुझे नहीं पता था कि इसने किसी और को देखा है। धीरे ही धीरे ये बात हॉस्टल में पूरी तरह से फैल गई थी और हॉस्टल में रहने वाली सभी लड़कियां अब डरने लगीं। फिर कुछ दिनों तक कुछ अजीब सी छोटी छोटी घटनाएं हॉस्टल में होती थी। कभी कोई लड़की किसी को अपने साथ वॉशरूम में देख लेती या कभी किसी को महसूस करती, और तरह तरह की घटनाएं। एक लड़की का कहना यह था कि जब रात में वो नीचे उतरी थी वॉशरूम जाने के लिए तो उसने देखा कि एक लड़की वॉशरूम के दरवाजे पर लेटी हुई थी,
हाथ में कुछ उसके धारदार चीज थी और वो अपने ही आप को नुकसान पहुंचा रही थी। जब उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, तो उसने एकदम गुस्से में मुंडी को झुकाकर गुर्राते हुए कहा, यहाँ से निकल जा। इतना कहकर वो लड़की एकदम से धुआं बनकर कहीं गायब हो गई। जब वो लड़की ने ये सारी चीज देखी तो वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। फिर उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। कई दिनों के बाद वो ठीक हुई और उसने उस हॉस्टल को तुरंत उसी समय ही छोड़ दिया था। आंटी बताती है कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब हॉस्टल में हो क्या रहा है और ये सब क्या चल रहा है। जब बहुत ज़्यादा इस घटना के बारे में छानबीन की गई तो ये पता चला कि अभी पिछले ही महीने वहाँ पर एक लड़की ने सुसाइड कर ली थी। अगर सुसाइड की तो उसकी लाश कहाँ गई, उसकी डेड बॉडी कहाँ है। आंटी ने बहुत सारी जगह पर इस बारे में जांच की। तब उन्हें ये पता चला कि वो लड़की किसी से प्यार करती थी और प्यार में धोखा मिलने की वजह से वो लड़की जिस कॉलेज में पढ़ती थी वो हॉस्टल भी उसी कॉलेज का था और कॉलेज में भी कई बार उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। इसीलिए उसने हॉस्टल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। अब जब इसके बारे में और ज़्यादा पूछताछ की गई तो ये पता चला कि उस हॉस्टल में जो सिक्योरिटी गार्ड था वो उसके बॉयफ्रेंड से मिला हुआ था। उस गार्ड ने उसकी डेड बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दिया था। फिर जिस जगह पर उस गार्ड ने उस बॉडी को ठिकाने लगाया था उस जगह पर जाकर खुदाई की गई तो उस लड़की की डेड बॉडी सच में वहां से मिली। उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड को जब मिलकर पूछा गया तो उसने कुछ लेटर्स बताए, जिसे देखकर ये समझ में आ रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड की कोई गलती नहीं थी, वो लड़की ही साइको थी और उस लड़के ने भी कोई उसे प्यार में धोखा नहीं दिया था। वो लड़का भी उससे प्यार करता था, बस ये लड़की थोड़ी पागल होने की वजह से इसने खुद के ही साथ इतना बुरा व्यवहार किया और आत्महत्या कर ली थी। फिर बताया जाता है कि आंटी ने उस लड़की के घर वालों को जाकर सारी बात बताई। उसके घर वालों ने उसके लिए पूजा पाठ करवाई। शायद हो सकता है कि उसके बाद उसकी आत्मा को शांति मिल गई होगी और फिर उस हॉस्टल में कभी भी कोई भूत प्रेत ना ही तो किसी को दिखाई दिया और ना ही महसूस हुआ। आज मेरी आंटी वहाँ से रिटायर हो चुकी है। उन्हें रिटायर होकर भी 3 साल हो चुके हैं। वो बताती है कि इससे बड़ी दुर्घटना मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं घटी। तो दोस्तों, ये थी श्रेया जी की कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी नरेश ने हमें भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नरेश है। दोस्तों, आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना मैंने अपने पापा से सुनी थी। चलिए अब घटना पर आता हूँ और मैं आगे की घटना आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। मेरे पापा बताते हैं कि बहुत मैं छोटा था, शायद 10 या 12 साल की उम्र हुई होगी मेरी। उस समय हमारे गांव में टांगे चला करते थे, जैसे कि घोड़ा गाड़ी या बैल गाड़ी, और इसी से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इन्हीं पर सामान भी लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। हमारा गांव उस समय बहुत ज़्यादा डेवलप भी नहीं हुआ था। शायद यही एक कारण था कि जिस वजह से वहाँ पर गाड़ी मोटर कभी कभार देखने को मिल जाती थी। बात कुछ ऐसी थी कि गांव में एक टांगे वाला था। उसके साथ जो घटना घटी, वो घटना के बाद गांव के लोग डरे डरे सहमे सहमे रहने लगे। वो बताता है कि एक रात की बात है, जब मैं स्टेशन से टांगा लेकर अपने घर पर आ रहा था, तब रास्ते में जो कच्ची सड़क पड़ती थी और वो कच्ची सड़क को लगकर आसपास जंगली इलाका था। तब उसे वहाँ पर कुछ लोग मिले। 4 लोग थे। उन्होंने उसे एक जगह का पता बताया। सर्दियों की रात थी, तो उस टांगे वाले ने कहा कि इतनी रात में मैं वहाँ तक नहीं जा सकता। मेरा घर यहाँ से 2 ही किलोमीटर पर दूर है और आपको जहाँ पर जाना है वो यहाँ से काफ़ी दूर है। लेकिन वो लोग उससे ज़िद करने लगे कि हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं और रास्ता भी भटक गए हैं। हमें पता नहीं कि किस ओर जाना है। इतनी रात है, सर्दियों का मौसम भी है। और टांगे वाले से थोड़ी ज़िद भी करने लगे। टांगे वाले ने जब उनकी मजबूरी देखा
तो वो उन्हें मना नहीं कर पाया और वो कहने लगा कि ठीक है, मैं आप लोगों को वहाँ तक छोड़ देता हूँ। जिस जगह पर वो लोगों को जाना था वो पहाड़ी इलाका था। टांगे वाले ने बात मान ली और उसके बाद उन लोगों को बिठाया और उसी जगह पर ले जाकर छोड़ दिया। वो टांगे वाले से कहने लगे कि हमें सिर्फ 10 मिनट का काम है यहाँ पर, फिर आप हमें वहीं पर लेकर चलना। एक बात ये भी थी कि रास्ते में जाते जाते बीच में कब्रिस्तान पड़ता था, तो 2 लोग उसी कब्रिस्तान पर उतर गए थे और बाकी के 2 लोग उसी पहाड़ी इलाके पे जाकर उतरे थे। वो टांगे वाला उन लोगों से कहने लगा कि आप लोग के लिए यहाँ पर रुकना है। आप लोगों ने कहा कि हम लोग कहीं दूर से आए हैं, तो क्या 10 ही मिनट के लिए आए हुए थे? वो लोग कहने लगे कि हाँ, बस 10 ही मिनट का काम है। वो टांगे वाला उन लोगों को देख ही रहा था कि वो लोग धीरे धीरे पहाड़ चढ़ रहे थे। उसे देखकर बहुत अजीब भी लग रहा था कि पहाड़ पर तो कोई नहीं रहता, फिर ये लोग पहाड़ पर जाकर करेंगे क्या? लेकिन वो वहीं पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। फिर धीरे धीरे अंधेरे में वो लोग गायब हो गए। जब पहाड़ पर वो लोग चढ़ गए तब दूर से वो टांगे वाले को वो लोग दिखाई देने लगे। उनमें से एक ने पीछे पलटकर टांगे वाले को देखा और अपने हाथों को हिलाने लगा। वो टांगे वाले को लगा कि शायद वो उसे रुकने का ही इशारा कर रहा है। वो वहीं पर खड़ा था। 10 मिनट हुए कि वो लोग वहां से नीचे उतरना शुरू कर दिए। उसके बाद वो दोनों ही टांगे में बैठ गए और कहने लगे कि अब चलो। टांगे वाला उन लोगों से कहने लगा कि बाकी के जो दूसरे 2 लोग हैं वो आएंगे आपके साथ। इतना कहना था कि जो पीछे बैठे 2 लोग थे वो एकदम से गुस्से में बोले, तुम्हें क्या करना है? जहां से हमें लिए थे वहीं पर हमें छोड़ दो। टांगे वाले ने कहा कि ठीक है, क्योंकि उसे एक बात ये खटक रही थी कि कब्रिस्तान के पास जो 2 लोग उतरे थे वहां तो आसपास कोई घर भी नहीं था और ना ही तो वहां पर कोई बस्ती थी। तो वो कब्रिस्तान में इतनी रात में चले गए और जाकर क्या किए होंगे? वो यही सोचकर अपना टांगा चला रहा था कि देखते ही देखते वो रास्ते में कब्रिस्तान फिर से पड़ा। अब जो बाकी के 2 लोग थे वो उससे कहने लगे कि हमें भी यहीं पर उतार दो। इतना सुनना था कि वो टांगे वाला कहने लगा कि आप लोग यहीं पर उतर जाओगे, तो आप लोगों को तो मैंने कहीं दूसरी जगह से पिकअप किया था। वो लोग कहने लगे कि नहीं, हमें यहीं पर उतार दो। वो लोग टांगे से उतर गए और उसके बाद उस आदमी को वो लोगों ने कुछ पैसा दिया। वो टांगे वाला बताता है कि जैसे ही टांगा मैंने वहाँ से मोड़ा और मोड़ने के बाद जब पीछे पलट कर देखा तो वो दोनों वहाँ पर नहीं थे। वो एकदम से कहीं गायब हो गए थे, जबकि रास्ता दूर दूर तक बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। अब वो लोग कहाँ गए ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मैं अपने घर पर आ गया। घर आने के बाद मैं काफ़ी परेशान था कि आखिर वो लोग गए तो गए कहाँ। ये बात मैंने अपने घर पर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी बताई, लेकिन वो लोगों ने भी कहा कि रात के अंधेरे में हो सकता है आपको दिखे ना हो। एक बात मुझे फिर भी ये खटक रही थी कि कब्रिस्तान में जाने के बाद ये लोग कहाँ गायब हो सकते हैं। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं सो गया। अगले दिन से वही अपने काम पर लग गया। 4-5 दिन के बाद मुझे एक सवारी मिली जिसने उसी कब्रिस्तान के पास जाने का मुझे कहा। स्टेशन से मैंने उस सवारी को लिया और कब्रिस्तान के पास जाकर उसे छोड़ दिया। मैं उससे कहने लगा कि अभी कुछ दिन पहले मुझे कुछ लोग मिले थे, उन्हें भी मैंने कब्रिस्तान लाकर छोड़ा था। यहाँ तो कोई घर नहीं है, फिर आप लोग जाते कहाँ हो? वो आदमी कहने लगा कि मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ, मैं रहता भी यहीं पर हूँ। वो आदमी मुस्लिम था। वो कहने लगा कि मैं अपने घर गया हुआ था किसी काम से, मेरा काम हो गया तो मैं लौट कर आ गया। फिर मैंने उससे पूछा कि मुझे एक बात पूछनी है, जब आप यहाँ नहीं थे तो क्या यहाँ पर कोई और था आपकी जगह पर? वो कहने लगा कि हाँ, अंदर एक आदमी था। मैंने कहा कि मुझे उससे बात करना है। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ अंदर चलो। मैं अंदर गया और जाकर वो आदमी से बात करने लगा। वो अंदर कब्र खोदने का भी काम करता था और कब्रिस्तान का ध्यान भी रखता था। मैं जाकर उससे कहने लगा कि 4-5 दिन पहले मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी। वो सभी लोग कब्रिस्तान के पास उतरे। शुरू में जो 2 लोग उतरे थे उन्हें तो मैंने कब्रिस्तान के अंदर घुसते हुए देखा, लेकिन जो बाद में 2 लोग उतरे वो एकदम से कहीं गायब हो गए।
वो मुझे दिखाई नहीं दिए। वो कहने लगा मुझसे कि कब्रिस्तान में अक्सर जिन्नात देखने को मिलते हैं, हो ना हो वो जिन ही होंगे। मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे तो एकदम साधारण आदमी लगे थे। फिर मैं उससे कहने लगा कि अगर वो जिन थे तो उन्हें टांगे की क्या जरूरत पड़ी। तब वो आदमी मुस्कुरा कर कहने लगा कि बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि ये जिन दिखते नहीं हैं, तो शायद इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वो भी इंसानों की ही तरह होते हैं, वो भी खाना खाते हैं, उन्हें भी हर चीज़ की ज़रूरत लगती है। बात यह है कि जिन की बहुत अलग अलग टाइप्स होती है। कुछ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और कुछ कमज़ोर होते हैं। मुझे ये सारी बातें एकदम से समझ में नहीं आ रही थी, और सच कहूँ मैं पूरे दिन का थका हुआ भी था। शायद इस वजह से मेरी ये सारी बातें सर के ऊपर से जा रही थी। मैं सिर्फ हाँ हाँ करके वहाँ से निकल गया। जब मैं वहाँ से निकलने लगा तब वो कहने लगा कि जिन की नज़र में, यानी वो जितने भी जिन्नात थे, उनकी नज़र में तुम अच्छे आदमी हो। देखना, अगर फिर कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि तुम्हें घर लौटने में देरी हुई, तो वो लोग तुम्हें ज़रूर उसी जगह पर या उसी रास्ते पर मिलेंगे। मैंने सिर्फ हाँ कहकर बात टाल दी और अपने घर की ओर बढ़ गया। कुछ दिन बीते कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी, और तबीयत खराब होने की वजह से मेरे पास काम के लिए समय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मुझे काम भी देखना था और मेरी पत्नी की तबीयत को भी। दूसरी बात यह थी कि मेरे बूढ़े माता पिता भी घर में थे और मेरे बच्चे भी थे। इतनी बड़ी फैमिली में मैं सिर्फ अकेले ही कमाने वाला था। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, कि अचानक बैठे बैठे मुझे याद आया, जब मैं वो 4 सवारी को छोड़ा था कब्रिस्तान के पास, तब उन लोगों ने मुझे अच्छा पैसा दिए थे। मैं सोचने लगा कि क्यों ना आज रात में जाकर मैं उन लोगों को अपनी समस्या बताऊं। अगर उन लोगों की नज़र में मैं अच्छा आदमी हूं, तो हो सकता है कि वो लोग मेरी मदद ज़रूर करेंगे। यही सोचकर मैं शाम में टांगा लेकर निकल पड़ा और ठीक उसी जगह पर जाकर पहुंचकर खड़ा हो गया। लेकिन मैं जानता था कि वो लोग इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, इसीलिए कुछ ही समय रुकने के बाद मैं वहां से निकलकर स्टेशन गया और 2-4 सवारियों को लेकर मैं उनकी जगह छोड़ा। फिर दोबारा स्टेशन पर आ गया। स्टेशन पर आकर मैं इंतज़ार करने लगा। जब सभी टांगे वाले वहां से चले गए, तब मुझे लगा कि शायद अब ये सही समय है उसी जगह पर जाकर इंतज़ार करना। लेकिन फिर भी अकेले जाकर उस घने जंगली इलाके में रुकना ये रिस्की लग रहा था। इसीलिए मैं स्टेशन पर ही काफ़ी देर तक इंतज़ार करने लगा और फिर बाद में वैसे ही खाली टांगा लेकर वहाँ से निकल पड़ा। इस बार जब मैं निकला तो मैं उस जगह को याद कर रहा था जहाँ से उन चारों को मैंने बिठाया था। देखते ही देखते मैं उस जगह के पास पहुँच गया। सर्दियों की रात थी, गहरा सन्नाटा था। सिर्फ मेरे टांगे की चलने की आवाज़ गूंज कर दोबारा मुझे ही सुनाई दे रही थी कि अचानक मैंने देखा वही 4 लोग उसी जगह पर वैसे ही खड़े हैं। टांगे को देखकर वो लोग लिफ्ट मांगने लगे, यानी कि हाथ दिखाने लगे। मैंने तुरंत अपना टांगा रोका। उनको देखकर कहने लगा कि मुझे पहचाने, मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले भी छोड़ा था। वो लोगों ने सिर्फ मुझे देखकर मुस्कुराया। मैं कहने लगा कि आप लोगों को वहीं पर छोड़ना है क्या? उन्होंने हाँ में मुंडी हिलाई। पता नहीं इस बार क्या हुआ था कि वो लोग मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे, और अब मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। मैं चुपचाप टांगा चलाता रहा। जैसे ही कब्रिस्तान आया तो वहाँ पर 2 लोग उतर गए। 2 लोग उतरने के बाद बाकी के जो 2 थे वो कहने लगे कि हमें उसी जगह पर छोड़ दो। मैंने कहा कि ठीक है, और मैं पिछली बार की तरह इस बार भी उनका इंतज़ार करने लगा। 10 ही मिनट के बाद वो लोग वहाँ से नीचे उतरे और टांगे पे आकर बैठ गए। इस बार उनके बैठने के बाद टांगा बहुत हैवी हो गया था, यानी कि मुझे टांगा चलाने में भी दिक्कत हो रही थी, और जो आगे जानवर लगे हुए थे उन्हें इतना ज़्यादा लोड खींचने में भी दिक्कत हो रही थी। मैं फिर भी कुछ नहीं कह रहा था, बस चुपचाप मैं टांगा चला रहा था। जैसे ही उस कब्रिस्तान के गेट के पास पहुँचे तो मैंने उन लोगों से कहा कि दरअसल मेरे घर में बहुत दिक्कत है। मेरा इतना कहना ही था कि वो लोग कब पीछे से टांगे से उतरे और कब मेरे सामने आकर खड़े हो गए कि मुझे पता ही नहीं चला।
इसके बाद आगे मैं कुछ बोलता कि उससे पहले ही काफ़ी ज़्यादा पैसा वो लोगों ने निकाल कर मेरे हाथ में रख दिया। मुझे देखते हुए मुस्कुराया और फिर वहाँ से वो लोग कहीं गायब हो गए। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मन में इस बात की खुशी भी थी कि ये पैसों से अब मेरी दिक्कतें दूर हो जाएगी। मैं जल्दी जल्दी घर पर आया, खुशी खुशी। घर आने के बाद जब भी मैंने अपने घर पर ये सारी बात बताया तो घर पर मुझे बहुत डांट लगाई। मेरे पिताजी कहने लगे कि ऐसा दोबारा बिल्कुल नहीं करना। जब भी जिन कोई चीज़ हमें देते हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ मांगते हैं। मैं कहने लगा कि वो लोगों ने तो मुझसे कुछ नहीं मांगा। मेरे पिताजी कहने लगे कि भले अभी नहीं मांगा हो, लेकिन बाद में इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। दोबारा अब तू कभी भी उन लोगों से नहीं मिलेगा। मैं इस पर हाँ कह दिया और फिर आगे की ज़िंदगी नॉर्मल हो गई। मैंने जितना कर्जा लिया था लोगों से वो भी मैंने वापस कर दिया। कुछ पैसे मेरे पास सेविंग भी हो गए थे। उसके बाद लगभग 15-20 दिन बीते होंगे कि एक रात सच में मुझे आने में ही देर हो गई। जब मैं वहां से लौट रहा था तो मुझे एकाएक ख्याल आया कि इसी रास्ते पर वो जिन्नात मुझे मिलते हैं, क्या भरोसा आज भी मिल जाए। और वैसे ही हुआ। जब मैं टांगा लेकर आ रहा था तब वो लोग मुझे सामने दिख गए और इस बार भी मेरा टांगा देखकर वो लोग दूर से ही मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यही यकीन था कि उनको देखकर मैं टांगा जरूर रोकूंगा। लेकिन पिताजी की वो बात मुझे याद आ गई कि ये लोग बदले में कुछ ना कुछ लेंगे, इसलिए डर के मारे मैंने टांगा रोका ही नहीं और टांगे को और तेज गति से चलाने लगा। मैं जैसे ही उनको क्रॉस करके आगे बढ़ा था कि अचानक मैं ये महसूस करने लगा कि मेरा टांगा हैवी हो चुका है, यानी कि अब फिर से टांगा चलने में दिक्कत आ रही है। मैं तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वो चारों के चारों टांगे में बैठे हुए थे और मुझे देखकर गुस्से में वो शायद कुछ बोल रहे थे। वो भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही थी। वो चारों आपस में ही कुछ बात कर रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें अब भी मुझ पर टिकी हुई थी। शायद वो आपस में ये बात कर रहे होंगे कि आज इसने टांगा क्यों नहीं रोका, या उन्हें गुस्सा आ रहा होगा कि हमें देखकर भी ये आगे बढ़ गया क्योंकि इसका काम पूरा हो गया। वो कुछ भी सोचे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं था। मैंने अपना मन बना लिया था कि आज मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। इसीलिए मैंने टांगा उस कब्रिस्तान वाले रास्ते की तरफ मोड़ा ही नहीं। मैं सीधा अपने घर की तरफ मोड़कर टांगे को चलाने लगा। लेकिन पता नहीं कुछ ही दूर जाने के बाद वो जानवरों को क्या हुआ कि वो लोग एकदम से रुक गए और वहां से मोड़कर कब्रिस्तान की ओर उसी रास्ते पर जाने लगे। मैं चलते टांगे से कूदकर वहीं पर रुक गया और देखने लगा कि अब क्या होता है। देखते ही देखते वो टांगा सच में वो लोगों के साथ आगे बढ़ने लगा, लेकिन मैं वहां से आगे नहीं बढ़ा क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझसे ये भी बात कह रखी थी कि अगर कभी ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो उसमें भी अपनी जान को पहले बचाने का सोचना। इसीलिए मैं टांगे से कूदकर जब खड़ा था तो मैं यही सोच रहा था कि मेरी जान बच गई बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर तुरंत ही वहां से अपने घर पर आया और घर आकर सारी बात बताई। मेरे पिताजी कहने लगे कि दरअसल वो जो टांगे पे लगे हुए जानवर थे वो उनके वश में थे और इसीलिए वो लोग उस जिन की बात माने। अब भलाई इसी में है कि उन्हें भूल जा और दूसरा टांगा खरीद ले। मैंने कहा पिताजी इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तब पिताजी मुझे देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, मैंने कहा था ना, जिन से जब भी पैसा लोगे उसकी कीमत किसी न किसी चीज़ को देकर या खोकर चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।